हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और अच्छी तरह स्टडी भी कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ चल रही है। मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, हम करेंगे आज कि कोई भी डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या घटना घटित होगी उनके साथ, ये देखते हैं। देखो बेटा, कोई भी टॉपिक करने से पहले ना, फिजिक्स का कोई भी हो, चाहिए नहीं, मैं कोई भी कह रहा हूँ, उसको प्रैक्टिकली अगर समझ लोगे एक्चुअली में वो क्या कहना चाह रहा है तो बहुत ही आसान है। और अगर तुम थियोरेटिकली बस रटे जाओगे रटे जाओगे रटे जाओगे रटे जाओगे तो कुछ नहीं होना। एक बार करोगे भूल जाओगे, फिर करोगे फिर भूल जाओगे। अगर परमानेंट याद रखना है तो उस चीज़ को समझो कि क्या कह रहा है। देखो बेटा, हमने डाइपोल पढ़ लिया। डाइपोल यानी कि दो चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये इसकी एक्सियल लाइन, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन, कहाँ कितना फील्ड होगा वो निकाल चुके हैं हम। अब है कि वो डाइपोल है, मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, ये डाइपोल है, इतने एरिया में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी यूनिफॉर्म। यहाँ भाई मैंने इसको ऐसे रख दिया। रखने के बाद हमने ये चेक करना है इसके साथ क्या घटना घटने वाली है। क्या ये उड़ जाएगा, क्या ये वैसा ही रहेगा, घूम जाएगा, क्या कुछ होगा। तो ये सब कुछ आपको पता लगेगा जब आप उसको इमेजिन करोगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चैप्टर है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर मैग्नेटिज्म, फिर EMI, तो उसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज इन इमेजिनेशन। इमेजिन करना और फिर पढ़ना है, ठीक है। तो लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। खतरे की निशानी लाल रंग से होती है ना, तो थोड़ा सा लाल रंग इस्तेमाल करते हैं। और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, वैसे तो आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, सबसे ही क्वेश्चन है कि मैंने बेटा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल इक्वल गैप के साथ बनती है। अब तुमने ये बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी मैंने, तो पॉजिटिव चार्ज की प्लेसमेंट किधर होगी, लेफ्ट में कि राइट में? यस, लेफ्ट में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है। अब भाई हमने इसके अंदर रख दिया अपना डाइपोल। डाइपोल यानी कि एक कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा कैसा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया अपना पॉजिटिव चार्ज। बेटा देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसमें आपको यही बात पूछ लूँ कि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे और मैंने पहले बताया भी है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मैंने 2 चार्ज रख दिए, दोनों के दोनों बराबर है, 10 कूलम ये है तो 10 ये है, बस फर्क इतना, ये -10 वो +10, ठीक। तो ऐसा करने से डाइपोल बन जाता है ये। मैं पूछ लूँ यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी, यहाँ ज़्यादा लगेगी, कहाँ ज़्यादा लगेगी? दिमाग घूम रहा है, सोचो, यहाँ ज़्यादा लगेगी कि यहाँ लगेगी? तो मैंने याद करो, पहले बताया था कि जो फोर्स लगती है किसी भी चार्ज के लिए जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, उसका फॉर्मूला होता है बेटा Q इंटू में E। F कितना होता है? Q इंटू E। अब ध्यान से देखो, फील्ड तो यूनिफॉर्म है तो वो तो बराबर है, इसके लिए भी और उसके लिए भी। फिर देखा हमने चार्ज भी बराबर है, प्लस माइनस तो हमने देखना नहीं है, उसका फर्क तो सिर्फ डायरेक्शन पे आएगा। तो जब Q बराबर है, E बराबर है, तो फोर्स भी कैसी लगेगी? बराबर। तो एक इमेजिनेशन पक्की है हमारे पास कि इन दोनों को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, चार्ज की बात कर रहा हूँ, तो इनके ऊपर बराबर फोर्स लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, इसलिए डाइपोल भी बन गए। तो डाइपोल बन गए तो मैंने इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है बेटा, ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया। अब हमने इसमें देखना है कि हमने डाइपोल रख दिया, और डाइपोल की जो टोटल लेंथ होती है कितनी होती थी, कितनी? 2a। तो इस A पॉइंट से लेकर और इस B पॉइंट तक की जो टोटल लेंथ है बेटा कितनी है? 2a। और हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होगा इस डाइपोल का, वो होगा Q इंटू में 2a,
क्लियर है। अब हमने मान लिया कि ये जो डाइपोल है इसकी प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। क्योंकि जनरली हम, जैसे मैं कहता हूँ ये भाई आपका डाइपोल है, ये ऐसे भी रखा हो सकता है, ये ऐसे भी रखा हो सकता है, ये ऐसे भी रखा हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। तो हमने यहाँ मान लिया क्या, ये मान लिया कि इसको थीटा एंगल पर रख दिया, उसका थीटा की कोई वैल्यू रख लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं, अब एक चीज़ बताओ, मैंने जैसे बताया फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल्स टू QE। अब अगर प्लस माइनस थोड़ा वेक्टर साइन में आए, मैग्नीट्यूड में है वेक्टर साइन में आए, तो वेक्टर साइन में अगर दोनों फोर्स लिखूंगा मैं तो क्या अंतर आएगा, अगर नेगेटिव लूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव लूँगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ नेगेटिव का मतलब है फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बड़ा ध्यान से देखना बेटा, यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो वो क्वेश्चन ही आसान है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज मीन्स फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मीन्स फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। यानी पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगी। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर होगी। इसका नाम रख लिया मैंने F1। ये किसके बराबर होगा, माइनस Q इंटू ई, क्योंकि वेक्टर साइन है इसलिए मैंने माइनस लगाया, अदरवाइज मैं माइनस नहीं लगाता। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, ऊपर देखो प्लस, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर, ये डायरेक्शन आ गई। इसका नाम रख लिया बेटा F2, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, F2 इक्वल्स टू प्लस का Q इंटू ई। तो यहाँ हमारे पास F1 कितना आया, F1 आया माइनस Q इंटू ई, और F2 आया हमारे पास प्लस Q इंटू ई। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अगर मैं कहूँ नेट फोर्स कितनी हुई, अगर नेट फोर्स निकालोगे F1 प्लस F2 तो ये तो हो गई भाई 0। कितनी हो गई, यानी कि नेट फोर्स 0 है मैग्नीट्यूड के अंदर जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। बट मैग्नीट्यूड में तो 0 है, बट इसका इफेक्ट 0 नहीं है। कारण सुनो, ये डाइपोल है, डाइपोल छोड़ो, कोई भी चीज़ है, अगर मान लो मैं इसको 50 न्यूटन से ऊपर खींचूं, 50 से ऊपर खींचूं, 50 से नीचे खींचूं, तो कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, इतना ही ऊपर इतना ही नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा, चीज़ वहीं रहेगी। यानी कि F1 F2 कैंसल आउट ईच अदर। बट इसी केस में मैंने 50 इधर लगाया और 50 इधर लगाया, यानी कि ये आपकी तरफ और ये इससे अपोजिट इधर। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, 50 ऊपर 50 नीचे, लाइन ऑफ एक्शन सेम था। बट अब लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, अब इसकी लाइन तो इधर है और इसकी लाइन इधर है, तो क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये इधर से देखें, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये घूम जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये घूम जाएगा, लगातार घूमता रहेगा। यानी कि जब दो फोर्सेस, याद करो 5th यूनिट रोटेशनल काइनेमेटिक्स 11th क्लास, उसमें हमने पढ़ा था कि टॉर्क कब लगता है, जब किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, है ना, कपल ऑफ फोर्स बनती हैं। तो यहाँ भी देखो, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये घूम जाएगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ घूम जाएगा। घूमेगा तो क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी, F। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका होता है भाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इन दोनों फोर्सेस का। यानी कि यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये F1 है, इस F1 की लाइन ऑफ फोर्स बनाऊंगा मैं तो ये ऐसे बनेगा, यानी कि एक लाइन होगी इसकी, और इस फोर्स की और इस फोर्स की F1 F2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से क्या डाल देंगे हम, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इसका नाम रख लो मैंने यहाँ K रख लिया, चलो ठीक है।
अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया बी के। अब इस बी के की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन 1 रखो। बी के कितना होगा, तो बी के देखोगे इन ट्रायंगल ए बी के, इन ट्रायंगल ए बी के, इस ट्रायंगल में आप निकालना क्या है यहाँ पे देखो बी के। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, जिसको निकालना है वो ऊपर और जो चीज़ गिवन है वो नीचे, बी के अपॉन ए बी, बी के अपॉन ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सॉरी मार्कर नीचे गिर गया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पी बाय एच, यानी कि साइन थीटा। क्या होगा, पी बाय एच साइन थीटा। तो बी के कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2a, तो कितना होगा ये 2a साइन थीटा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो टॉर्क आ जाएगा आपका F मल्टीप्लाई में बी के हो गया 2a साइन थीटा। F की वैल्यू रख दो, F कितना बेटा, तो देखो F ये था और ये था, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, आइदर फोर्स होता है ये, तो क्योंकि दोनों बराबर ही फोर्स हैं, यानी कि Q इंटू में E इंटू में 2a इंटू में साइन थीटा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q इंटू 2a इसको इकट्ठा लिख लिया और E साइन थीटा को इकट्ठा लिख लिया, तो क्या बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, P हो गया E साइन थीटा। तो बेटा ये आ गया आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो याद करो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, P क्रॉस E। और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि A क्रॉस B कितना होता है बेटा, AB साइन थीटा। तो A क्रॉस B को AB साइन थीटा लिख सकते हो, AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिख सकते हो। तो हमने PE साइन थीटा को P क्रॉस E लिख दिया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, और स्केलर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे। क्लियर बेटा। अब इसी में हम पढ़ते हैं इसका स्पेशल केस। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, अनगिनत बार पूछा हुआ है, और खास करके स्पेशल केस से। तो पहला स्पेशल केस क्या है, पहला स्पेशल केस है कि अगर मैं थीटा को 0 कर दूं, थीटा क्या कर दूं 0, तो थीटा 0 का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये थीटा 0 कब होगा, जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखा हो, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल कैसे रखा है, माइनस इधर और प्लस इधर। कारण क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव तो डायरेक्शन होती है ना डाइपोल मोमेंट की, यानी कि P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो थीटा कितना होगा 0। यानी कि इसको बोलते हैं व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क कितना होगा, साइन 0 कितना होता है बेटा 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा 0। तो 0 पे भी 0 आएगा, और इसी तरह अगर मैं यहां थीटा को 180 रख देता तो भी कितना आता है टॉर्क 0, क्योंकि साइन 180 भी 0 आता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होती और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होती, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं इसको क्या बोलूंगा बेटा, इसको यहां भी टॉर्क 0 यहां भी टॉर्क 0, बट डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस के लिए क्या है कि जब हम पैरेलल रखते हैं तो टॉर्क 0 का मतलब इक्विलिब्रियम, तो यहां जो इक्विलिब्रियम सेट होगा उसको बोलते हैं हम बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां जो इक्विलिब्रियम सेट होगा बेटा इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल कब होगा, तो व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड then it is called stable equilibrium, and when dipole is placed anti-parallel to the uniform electric field then it is called unstable equilibrium. क्लियर, दोनों ही केस में टॉर्क 0 होगा। और एक थर्ड केस ले लें कि मैक्सिमम कब होगा, यानी कि अगर थीटा 90 रखोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा P इंटू ई, जो कि साइन 91 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा मैक्सिमम।
यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लें कि डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम कब होगा, तो कब होगा, व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव किया जाता है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल केस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेशन भी जरूर करना। यानी कि सिचुएशन हमारे पास क्या थी, एक फील्ड था, फील्ड के अंदर डाइपोल रखा था किसी भी एंगल पे, उसके बाद हमने ये फोर्स निकाली, फिर टॉर्क निकाला, टॉर्क की वैल्यू आई स्पेशल केस की। ठीक है बेटा, तो ये अपना पूरा टॉपिक होता है। और इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो भी क्वेश्चन के बार पूछा गया बोर्ड में कि व्हाट हैपन्स इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर आपका फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा, खुद सोचो बेटा। भाई यूनिफॉर्म ना हो तो क्या होगा, कहाँ फर्क पड़ सकता है। तो याद करो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बताया था फोर्स के बारे में। भाई यूनिफॉर्म था तभी तो ये F1 और ये जो F2 था ये बराबर था। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो गई, चार्ज तो बराबर है बट ई अलग अलग हो गया ना, तो फोर्स क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो जो नेट फोर्स यहाँ पे 0 आ रही थी वो नेट फोर्स 0 नहीं होगी। ठीक है बेटा, वो नेट फोर्स 0 नहीं होगी। ठीक, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगी तो टॉर्क भी 0 नहीं होगा, टॉर्क लगे तो गा बट वो 0 नहीं होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल नॉट बी 0 एज वेल एज टॉर्क इज ऑल्सो नॉट 0। तो फोर्स भी लगेगी, द फोर्स विल एक्ट ऑन द डाइपोल एज वेल एज टॉर्क इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन द डाइपोल। यहाँ टॉर्क लग रहा है, फोर्स नहीं लग रही, बट उस केस में फोर्स और टॉर्क दोनों लगेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। तो बेटा डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा था उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो पिछला टॉपिक था वही है, उसके अंदर हमने डाइपोल भी रख दिया। तो डाइपोल रखने की वजह से उसकी एनर्जी आती है, आगे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बट यहाँ पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वो हम वैसे भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया वही कि भाई हमारा क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से हमने फील्ड ड्रॉ कर लिया था। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ मैंने रख दिया था नेगेटिव चार्ज, यहाँ रख दिया था पॉजिटिव चार्ज जो थीटा एंगल पे था, कोई भी एंगल हो। तो जब ऐसा होगा तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा बेटा, P क्रॉस E, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको PE साइन थीटा। अब बेटा देखो, अगर मैं इस डाइपोल को, ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे घुमाता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिजिक्स में ऐसे तो हो नहीं सकता कि अपने आप ही वर्क हो जाए। अगर इसको मूव कराना है, रोटेट कराना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ता है वही क्या होती है, एनर्जी। 11th क्लास से, 10th क्लास से, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हम कि जो वर्क होता है वही एनर्जी के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अभी वर्क निकाल लो, तो वर्क कितना होगा बेटा, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। तो डाइपोल को रोटेट करना है तो कितना वर्क होगा बेटा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बट अगर टॉर्क आ जाए तो तुमने पढ़ा था टॉर्क इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पर वर्क स्मॉल है इसलिए DW ले लेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि भाई ये डाइपोल यहाँ से ना यहाँ तक आ गया, ये D थीटा एंगल तक हमने इसको घुमा दिया, तो थोड़ा सा घुमाया तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू रख दो, DW कितना हो जाएगा, टॉर्क कितना है, PE साइन थीटा इंटू में D थीटा। टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन कर दो। तो DW का इंटीग्रेशन करेंगे DW, और इधर से इंटीग्रेशन करेंगे PE साइन थीटा D थीटा। बात है लिमिट की, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, तो थीटा है तो जनरली हमने मान लिया भाई थीटा 1 से जो मतलब है थीटा 1 पे था और थीटा 2 तक हमने इसको घुमा दिया। अब इंटीग्रेट करो, DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, W 11th क्लास में सीख रखा है आपने, और 12th क्लास में जिनके पास मैथ्स है वो इंटीग्रेशन और पढ़ेंगे। तो ये तो सिंपल है, DW का W होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ। P और E, क्योंकि मैंने E यूनिफॉर्म माना है, और P क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, यानी कि P और E दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा D थीटा, थीटा 1 से थीटा 2,
तो याद करो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा। ये याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू पुट कर दो, डब्ल्यू कितना आ जाएगा बेटा, पी ई, माइनस को बाहर ले लो, कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा 2 माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, है ना। तो यही जो वर्क है यही क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी U, यानी कि माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है बेटा, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इस टॉपिक के साथ जो आपका एक सेकंड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा फ्लक्स का रह गया है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ तक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे, जो बड़े इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल न्यूमेरिकल होंगे। कुछ न्यूमेरिकल हम प्रीवियस एग्जाम से उठाएंगे, जो आपके बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो जेई मेन, एडवांस और नीट, उन सब के लिए जो हेल्पफुल न्यूमेरिकल्स है, अगली वीडियो हम उसके लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें फॉर ऑल वीडियोस, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है बेटा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और तब तक के लिए न्यूमेरिकल करते रहें। ओके, थैंक यू।